चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम अंतरण। आपकी लर्निंग को किस प्रकार से ट्रांसफर किया जा सकता है किसी और काम के लिए, तो वो चीज समझनी है हमें यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है इसका, अधिग्रहित ज्ञान व कौशल को, यानी कि जो भी आपकी नॉलेज है ना, बाय लर्निंग, या कोई स्किल आपने अगर सीखा है उसको नई परिस्थिति में लागू करने की जो आपकी कैपेसिटी है, ये उसके संबंध में चीजें हैं। दोबारा से बताती हूँ, अधिगम अंतरण यानी कि आपने जो भी चीज सीखी है उसको, यानी कि जो भी आपने ग्रहण किया है, चाहे वो नॉलेज हो, कोई स्किल हो, उसको आप किसी नए काम में, नई परिस्थिति में किस प्रकार से लागू करते हैं, वो क्षमता जो है वो क्या कहलाती है, हमारी अधिगम अंतरण। इसमें इसकी प्रकृति व आयाम, नेचर और एस्पेक्ट क्या कहते हैं इसके बारे में तो देख लेते हैं। ये 3 प्रकार से हैं, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर, दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफर और तीसरा है जीरो ट्रांसफर। तो ये किस प्रकार से है देखिए, पूर्व ज्ञान यानी कि आपकी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज में अगर वो हेल्पफुल होती है, मतलब आपकी प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज में अगर हेल्पफुल रहती है, तब हम कहेंगे कि आपका जो ट्रांसफर है लर्निंग का वो क्या है, पॉजिटिव है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, साइकिल चलाना मोटरसाइकिल चलाने में सहायक सिद्ध होता है, बिल्कुल होता है। जिसे कहते हैं कि अगर साइकिल संभाल लेते हो, आप चला लेते हो, तो आप स्कूटी इजीली चला सकते हो, संभाल सकते हो, है ना। इसी प्रकार से मोटरसाइकिल, तो कोई भी काम है, अगर आपको कंप्यूटर आता है तो फोन चला सकते हो, फोन आता है तो कंप्यूटर चला सकते हो, तो इस तरीके की चीजें हैं, है ना। तो एक काम का सीखा हुआ दूसरे काम में सहायक सिद्ध होता है। सेकंड है नकारात्मक, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान के अर्जन में बाधक होता है। आपकी प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज में कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, हेल्पफुल नहीं होती है, यूजफुल नहीं होती है। किस प्रकार से, एग्जाम्पल से समझते हैं। तेज चलने की आदत मंद गति में बाधक होती है। किसी की हैबिट है कि वो बहुत फास्टली वॉक करता है, तो उसको कहा जाए कि अगर वो धीमी गति से चले तो वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जिस स्पीड से वो चलता है उसी स्पीड में उसको चलने में कंफर्टेबल फील होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका पूर्व ज्ञान ये कहता है कि आप स्पीडली चल सकते हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप नए सिरे, मतलब नए तरीके से, यानी कि धीमी गति से चले। तो यहाँ पर पहले वाली जो स्पीड है जो कि अच्छी है, वो दूसरी वाली स्थिति में कामयाब नहीं हो रही है। तीसरा देखते हैं, शून्य यानी कि जीरो ट्रांसफर। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में ना तो सहायक होता है ना ही बाधक होता है, यानी कि ना तो हेल्पफुल होगा और ना ही हार्मफुल होगा। किस प्रकार से, एग्जाम्पल है इसका कि फ्रेंच भाषा का ज्ञान मतलब फ्रेंच भाषा अगर आप सीखते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो हिंदी लैंग्वेज में किसी प्रकार से यूजफुल नहीं होगी। ठीक है, तो ना तो उसने हिंदी भाषा में आपको मतलब डिफिकल्टी फील कराई, और ना ही, मतलब इनका संबंध ही नहीं है। आपने कोई चीज सीखी, वो दूसरे काम में हेल्प नहीं दे रही, कोई बात नहीं, लेकिन वो उसको मतलब नुकसान भी नहीं पहुंचा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया जीरो ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में यही मुख्य पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। अगला टॉपिक है अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये अलग से एक वीडियो में भी कवर किया गया है, वहां आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ मैंने मेन चीजें ली हैं, फिर भी देखते हैं एक बार। देखिए, बच्चों में अधिगम संबंधी सूचना ग्रहण व इकट्ठा करने के अलग तरीके पाए जाते हैं। बिल्कुल सारे बच्चे समान रूप से सीख नहीं सकते, समान रूप से उनकी परेशानियां नहीं होती हैं। ठीक है, सभी की अलग अलग परेशानियां होती हैं, अलग अलग उनकी क्वालिटीज होती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चा सारे के सारे बच्चे जो क्लास में मौजूद है वो एक स्पीड से नहीं सीख सकते। ठीक है, तो सभी की स्पीड डिफरेंट होती है। उनको, किसी को जल्दी चीजें समझ में आ जाती, किसी को देर से आती, किसी को आती ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हम उस आधार पर कह सकते हैं कि जिन्हें नहीं आती है, जिनमें कठिनाई है, तो वो किसी न किसी रूप से अक्षम है यानी कि डिसेबल है। शारीरिक रूप से बच्चा आपको स्वस्थ दिख रहा है, तो ऐसी क्या घटना या फिर क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसी चीज के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। सामान्य प्रकार देखिए, जो सीखने संबंधी हैं, पढ़ना लिखना, गणना करना यानी कि कैलकुलेशन करना, तर्क करना, लॉजिकल जो रीजनिंग वाली चीजें हैं, सुनना, बोलना आदि, ये सारी चीजों में अगर बच्चे को दिक्कत है, इसके अलावा भी बहुत सी होती है, ये मैंने मेन ली है। ये वो दिक्कतें हैं जो हमें पढ़ने में, बेसिक जो हमारी चीजें हैं वो ये हैं, और इनमें ही बच्चे को दिक्कत है तो सीखने में उसको कठिनाई महसूस होगी ही होगी। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या पाए जाते हैं, लक्षण के बारे में क्या कहा गया है कि आसानी से नहीं पहचाने जा सकते हैं। किसी बच्चे में किस प्रकार का लक्षण है,
सीखने में जो उसको दुविधा हो रही है, तो वो किस प्रकार का लक्षण है, ये पहचानना एक बार में पॉसिबल नहीं होता है ना। देखिए, प्री स्कूल एज में जब स्कूल से पहले की जो सिचुएशन होती है, उसमें बच्चे को आप देखते हैं ना कि स्कूल में डालने से पहले पेरेंट्स ट्यूशन लगा देते हैं या घर में भी पढ़ाते हैं। आंगनवाड़ी जाता है बच्चा, है ना, या प्री स्कूल में भी जा रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर बच्चे को जो चीजें एक तो हो गया कि नॉर्मल बच्चा है तो उसको तो भाई एज के हिसाब से धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, लेकिन एक ऐसा बच्चा भी है या दूसरे और बच्चे मैं बोलूँ तो जिनको लंबे समय के बाद भी चीजें नहीं समझ में आती हैं एज के अकॉर्डिंग, तो उनको उच्चारण करने में, जैसे उसको आज से नारी सिखाया जा रहा है, तो वो उनकी ध्वनि को क्लियरली नहीं बोल पाता है। शब्द खोज यानी कि उसको जो चीज चाहिए वो उस वर्ड को नहीं लेकर आ पा रहा अपनी जुबान पर, है ना। वर्णमाला, वही जो अभी मैंने बोला, अल्फाबेटिकल जो भी चीजें हैं, संख्या को पहचानने में दिक्कत होगी, आकार पहचानने में कौन सी चीज बड़ी है कौन सी छोटी है ना, रंग पहचानने में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। वे चीजें जो स्कूल से पहले की नॉलेज बच्चे में बिल्ड होने लगती है, जिसको हम थोड़ा सा अगर हेल्प करें तो वो स्कूल से पहले ही चीजें वो सीख जाता है। लेकिन अगर उसको इनमें भी दिक्कत हो रही है तो कहने का मतलब है कि बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है, उसके सीखने में जो बाधाएं हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है ना। जैसे बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा ठीक से, रंग उसको फिल करने के लिए दिए गए हैं किसी आकृति में, तो वो वहां पर ठीक से नहीं भर पा रहा है। इसके अलावा अगर उसको कोई मेथड बताया जाता है कि आपको इस तरीके से काम करना है तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें किसमें किस एज में आएंगी, प्री स्कूल एज में। सेकेंड स्टेज है 5 से 9 एज, 5 से 9 साल के बच्चों के बीच में अक्षर की पहचान वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर शब्द की पहचान में दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर सॉरी यहाँ शब्द खोज में दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर अक्षर पहचानने में। कहने का मतलब ये है कि वर्णमाला, मैं ये कह सकती हूँ कि प्री स्कूल एज में एक बार को ये चीजें चल जाती हैं, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब भी उसको अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहां तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होती है, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पा रहा है। ध्वनि जो है उसकी वो ठीक नहीं है, ध्वनि का संबंध नहीं बिठा पाता वो। पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, शब्दों को पढ़ने में। लेखन में यानी कि जब पेंसिल ही ठीक से नहीं पकड़ेगा तो लिखेगा कैसे। समय बताने में बच्चे को ऐसा नहीं है कि 9 की एज तक समय नहीं आ पाता, अगर आप सिखाएंगे तो उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी होती है कि वो बता सकता है। तो यहाँ पर अगर उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसको सीखने में, है ना। 10 से 13 की एज में जब हम आएंगे तो बच्चा लिखना तो सीख गया है इस एज में, 5 से 9 में, लेकिन 10 से 13 में वो अस्पष्ट क्लियरली नहीं लिख पा रहा है। तो यहाँ पर उसका लेखन सुधरा हुआ नहीं होगा, गणित कौशल यानी कि उसके जो कैलकुलेशन स्किल्स हैं वो ठीक नहीं होंगे। पैसे गिनने को बोल दे या फिर कोई चीज मैथमेटिकल चीज अगर हम ऑरली से पूछते तो वो चीज नहीं कर पाता है। चर्चा करने में, किसी टॉपिक पर डिस्कस करने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके साथ ही विचार, उसको थॉट क्रिएशन उसका काफी लूज होता है, वीक होता है। तो ये चीजें हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में है, बेसिक चीजें। आइए देखते हैं अब टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो डिसेबिलिटीज बहुत प्रकार से हैं, इनके कई नाम हैं, कई तरह की हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने मुख्य मुख्य को लिया है जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला है डिसलेक्सिया, ये पठन संबंधी विकार है, यानी कि बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, अक्षर वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, ठीक है, तो वहां पर उसको रीडिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन संबंधी डिसऑर्डर है ये। मैथ से रिलेटेड आप उससे कुछ भी पूछेंगे तो उसको स्पेशली कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन की बात है तो ये अरिथमेटिक मैथ यानी कि अंक गणित से संबंधित है, न्यूमेरिकल मैथ से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे को गणना करने में, गिनती में कह सकते हैं आप, या किसी चीज को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तीसरा है डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार, यहाँ पर बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है। मान लीजिए उसको पेन ठीक से पकड़ना नहीं आता, पेन पेंसिल जो भी है ना, या फिर उसको अक्षरों का ज्ञान ठीक नहीं है, आप बोल रहे हो उसको कि ये लिख, लेकिन उसको जब उसको उसका पूर्व ज्ञान ही इतना मतलब ठीक तरीके से उसने नहीं अर्जित किया है जिससे वो लिख सके। तो किसी भी प्रकार से लेखन में अगर परेशानी है तो क्या कहा जाएगा, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया, गतिक कौशल यानी कि मोटर स्किल्स इससे प्रभावित होते हैं, छोटे मोटे काम करने में आपको यानी बच्चे को दिक्कत होती है। ये चीजें वहां दूसरी वीडियो में क्लियर है, आप उसको भी देखना एक बार। नेक्स्ट डिस्फेजिया, ये भाषा संबंधी विकार है,
यानी कि लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं, इम्प्रूव नहीं होती हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है। बच्चा अपनी भाषा को ही सही से व्यक्त नहीं कर पाता है, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, तो इसको संचार करने में, किसी से बातचीत करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगला देखते हैं एपीडी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मीन्स ऑडिटरी यानी कि श्रवण, सुनने संबंधी जो चीजें हैं, आपकी ये कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि हाँ कान में कुछ दिक्कत है तो सुनने में परेशानी है, या जो भी चीजें हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे का ध्यान केंद्रित नहीं होता है, वो क्लास में क्या चल रहा है वो कहीं और देख रहा है, ठीक है, तो उसमें जो चीजें मतलब वो सचेत नहीं रहता है, अटेंशन नहीं रखता है वो, तो यहाँ पर उस चीज को ले सकते हैं, या कोई और भी कारण ले सकते हैं। वीपीडी यानी कि विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, देखने संबंधी विकार, बच्चा बहुत शाय है ना, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, या ज्यादा देर तक एक जगह नहीं देख पाता है, या फिर मान लीजिए कि आई साइट वीक है, ठीक है, या किसी एक्सीडेंटल इंसिडेंट से उसको कुछ इफेक्ट हुआ है, तो जो भी चीजें हैं वो विजुअली यानी कि देखने संबंधी विकार में आ जाती हैं। अगला देखते हैं एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये ऐसा डिसऑर्डर है जो बच्चे को हाइपर कर देता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बच्चा, अपना संयम खो बैठता है, ठीक है, और ऐसा हर एज में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि बच्चों में ही, वयस्कों में भी पाया जाता है, बहुत छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कि गाली गलौज कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, किसी को कुछ भी मार देते हैं, ठीक है, तो वो हाइपरली जब बिहेव करने लग, बिहेवियर उसका हो जाता है, तो हम कहेंगे कि एडीएचडी है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर हमने देखा अटेंशन डेफिशिएट, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी भी चीज में, ध्यान केंद्रित करने में उस मतलब उसका ध्यान बहुत जल्दी भंग होता है, और ऐसी स्थिति में वो हाइपर भी होने लगता है, वो चीजों को समझना चाह रहा है, किसी भी प्रकार से वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है, वहां पर वो क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, तो ये डिसऑर्डर कहलाएगा एडीएचडी। नेक्स्ट ऑटिज्म, स्वलीनता, खुद में खोए रहना, इसमें बच्चा स्वलीनता यानी कि खुद में खोए रहना, मतलब बच्चा क्या करेगा, इसमें ग्रुप में नहीं सीख सकता है ना, किसी के साथ नहीं उठेगा बैठेगा, उसको एकांत चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकांत में मतलब लर्निंग आप कह सकते हैं कि अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो क्लासरूम में ही बैठेगा, ऐसा तो नहीं कि टीचर उसको अलग जाके समझाएगा, ठीक है, अलग से कहीं और बिठा के उसको समझाए। तो ऐसे बच्चे में जो खुद में ही रहते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप बच्चे जो होते हैं, इनके फ्रेंड्स कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स कम है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कम करते हैं, टीचर से भी ये जल्दी से कम्युनिकेट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा मतलब अंदरूनी टाइप के बच्चे, तो ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है कि बच्चा खुद में ही लीन रहता है, स्वलीन यानी कि स्वयं में ही लीन रहता है। देखिए समझते हैं अधिगम वक्र को, यानी कि लर्निंग कर्व, ये हमें क्या प्रेजेंट करता है, अधिगम गति यानी कि आपकी बच्चे की लर्निंग जो स्पीड है उसको ग्राफिकल फॉर्म में ये हमें प्रेजेंट करता है, ठीक है, तो बच्चे का सीखना एक स्तर पर हाई हो जाता है, एक स्तर पर लो हो जाता है, तो उसी को देखना है हमें यहाँ, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और उन उतार चढ़ावों के कारण क्या है इन्हें जानते हैं, उत्तेजना, यानी कि बच्चा एक्साइटेड है सीखने को लेकर, तब आप क्या देखेंगे कि लर्निंग कर्व में जो रेखा है वो ऊपर की तरफ जा रही है, संतुलन बना हुआ है बच्चे का, ठीक है, तो रेखा जो है यहाँ पर संतुलन में हो जाएगी, थकान महसूस कर रहा है तो सीखने पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और अभ्यास जो अगर बच्चा कर रहा है ठीक ठाक से, लेकिन अगर सही दिशा में नहीं है तो भी वो यूजफुल नहीं होगा, प्रोत्साहन बच्चे को अगर प्रोत्साहित किया जा रहा है उसको, ठीक है, मोटिवेशन दिया जा रहा है, तो बच्चे की लर्निंग पर उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ 4 प्रकार हैं, मुख्य 3 ही होते हैं, लेकिन हम चारों को समझेंगे। सरल रेखीय, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रयास 0 से शुरू किया गया और सीधी रेखा में जाकर हो रहा है, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बच्चा सीखना शुरू करे और सीधी रेखा में बिना किसी उतार चढ़ाव के, बिना किसी मिस्टेक्स के, बस वो सीखते सीखते टॉप पर पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसको भी मानते हैं, जो भी 1-2% के चांस है उनमें रखते हैं इसको। ऋणात्मक यानी कि उन्नतोदर, या आप बोलेंगे इसको कॉन्वेक्स उत्तल, ठीक है, तो ऋणात्मक फॉर्म ये है कि स्टार्टिंग तो आपकी देखो हाई जा रही है, हाई हो भी गई है, लेकिन एक टाइम के बाद ये बीच में यानी कि एक पठार रूप आ गया यहाँ पर, तो यहाँ बैलेंस बन जाता है, बच्चा एकदम से तो टॉप पर गया, फिर उसके बाद वो स्थिर हो गया, है ना, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग आपकी स्पीडली होती है, बच्चे की लर्निंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग में ऐसा दिखेगा कि हाँ बच्चा टॉप कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद आके वो शिथिल पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है।
तीसरा है धनात्मक, जिसको कॉनकेव बोलेंगे, अवतल दर्पण जो होता है उसकी शेप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्लोली अभ्यास हो रहा है अब, यानी कि लर्निंग प्रोसेस है वो धीरे धीरे से ऊपर बढ़ा, फिर जाके टॉप पर चला गया। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही है। चौथा है मिश्रित। यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद ही चेंजेस आ जाते हैं। लर्निंग पहले स्टार्ट हुई 0 से, टॉप पर पहुंची, फिर एकदम से ग्राफिकल फॉर्म में नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चे की जो अधिगम की जो क्षमता है, लर्निंग कैपेसिटी या एबिलिटी, वो काफी मतलब उतार चढ़ाव उसमें कुछ अधिक देखने को मिलते, कह सकते हैं इन दोनों का मिक्सचर है ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपका धनात्मक, जिसमें कछुए के चाल में आप सीख रहे हैं, और ये खरगोश वाला हो गया एग्जाम्पल अगर आप समझे तो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उसने सारी एनर्जी दे दी, डाल दी, और दौड़ लगा के वो कि हाँ मैं ही कॉन्फिडेंट हो गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे मैं पहुंच ही जाऊंगा, जीत ही जाऊंगा। जबकि धनात्मक में उसने, जो कछुआ था, उसने स्लोली चलना शुरू करा और बिना रुके हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पर स्पीड तो बनती है, लेकिन एक टाइम पर आकर स्टॉप लग जाता है। वो स्टॉप के कारण क्या होता है, ग्राफ नीचे गिरने लगता है, यानी कि बच्चे का जो अधिगम स्तर है वो प्रभावित हो जाता है ऋणात्मक रूप से। तो ये अधिगम के वक्र थे, ठीक है। तो इन चारों को समझना है आपको, और मेन हमारे ये 3 हैं। ये वाला तो बस समझाया गया है, बाकी इसको इतना समझना नहीं है आपको, ठीक है। और प्रभाव देख लिया कि अधिगम वक्र किन चीजों से प्रभावित होता है। अधिगम का चैप्टर जो था, इसमें काफी कुछ सीखने को था। चैप्टर का ही नाम सीखना है, तो सीखने वाले चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा, चीज सीखी उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और एक बार वीडियो को आप एक साथ पूरा देखें।